Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing very well. जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का सेट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी हैव कम अप विद सेट 2 ऑफ दिस वेरी सीरीज. फाइन, तो इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस नहीं कर सके. इस सेट में हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो सारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगर आपने इसका सेट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं. फाइन, तो डेफिनेटली इनसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक रिवाइज होगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा. बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द नॉलेज की. और क्वेश्चन नंबर 15 इज, देखिए 14 क्वेश्चंस को हमने सेट 1 में डिस्कस किया है. दिस इज़ द रीज़न ऑफ स्टार्टिंग दिस सेट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15. तो इसलिए आपसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप उस सेट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करी है कि जो जिनका रेपिटेशन हम इस सेशन में नहीं करेंगे, तो इसलिए आप उस सेट को पहले ज़रूर देखिएगा. तो हमारा क्वेश्चन है, वाई रेडियोलॉजिस्ट्स डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्स-रे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन. सिंपली पूछा जा रहा है कि इंटेस्टाइन का हम डायरेक्ट एक्सरे क्यों नहीं ले सकते. इसका आंसर काफ़ी आसान है, लेकिन आंसर मार्क करने से पहले हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, आपने फिज़िक्स में एक्सरेज के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है मेडिकल फील्ड में. फाइन, क्योंकि वहाँ पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो वहाँ पे आपने एक्सरे के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है. तो कम वेवलेंथ होने की वजह से जो इसकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो ये चीज़ हम इस इक्वेशन में आराम से देख सकते हैं, जो राइट साइड में यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है. तो यहाँ पे जो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अपोजिट है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है इनके बीच. इन्वर्स रिलेशनशिप होने का मतलब ये हुआ, अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. यानी तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एनर्जी और वेवलेंथ, जिसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अपोजिट है. तो यही चीज़ हम एक्सरेज के केस में अप्लाई कर सकते हैं. तो एक्सरेज का हालांकि वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, तो इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. तो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से जो इसका पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ये चीज़ों को ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है. ठीक है ना. तो इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे, ये एक सॉफ्ट टिश्यू है ना. तो सॉफ्ट टिश्यूज़ को एक्सरेज ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उस टिश्यू की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आ सकती है. तो यही रीज़न है कि एक्सरेज ज़्यादातर हार्ड टिश्यूज़ का किया जाता है, सच एज फ्रैक्चर्ड बोन्स एटसेट्रा. ठीक, तो हमारा जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज एक्सरेज आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर. तो अब आपने इस चीज़ को समझा होगा कि इंटेस्टाइन का डायरेक्टली हम एक्सरे क्यों नहीं कर सकते. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपने बेरियम मील के बारे में सुना होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमें जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कोई भी रीजन अगर हमें एक्सरेज के थ्रू एग्जामिन करना होगा, यानी चाहे वो स्टमक हो या ईसोफेक्स जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, या फेरिंक्स एटसेट्रा को अगर हमें एग्जामिन करना होगा, तो उस केस में हम बेरियम मील का यूज़ करते हैं. उसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. ऐसा करने से हमारे पास इसकी जो पिक्चर है वो कंपेरेटिवली क्लियर आती है. ठीक है ना. तो इसके अलावा एक्सरेज के रिलेटेड मैं एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा यहाँ पे. देखिए, आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है ना. तो ये किस चीज़ को हम कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली ए बैंड ऑफ रेडिएशंस. ये एक रेडिएशंस का बैंड है जिसको हम अरेंज करते हैं वेवलेंथ के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. इसको हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है ना. तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो ट्रेंड है यहाँ पे, आप उस चीज़ को नोटिस कर सकते हो. जब हम लेफ्ट और राइट जाते हैं यहाँ पे, तो जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है.
एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर जो इक्वेशंस दे रखी है वहाँ पे जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है ना। ये जो v यहाँ पे दिख रहा है ये v नहीं है, ये एक्चुअली ग्रीक लेटर न्यू है जो कि फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। यानी फ्रीक्वेंसी अगर किसी रेडिएशन की ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसलिए जो लास्ट पे जो इस स्पेक्ट्रम पे लास्ट पे जो 3 रेडिएशंस है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्स रे, इस तरह गामा रे, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये एटम्स के जो आउटर शेल्स होते हैं उनसे ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये एटम्स को आयोनाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी। तो यही रीज़न है कि लास्ट पे जो ये 3 रेडिएशंस है इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। तो अब आपको होपफुली समझ आया होगा कि इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि इनमें से आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। लास्ट पे एक फैक्ट मैं बताना चाहूँगा एक्सरेज के रिलेटेड, वो जो कि स्टैटिक जीके का हम एवरग्रीन क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वहाँ पूछा जाता है कि एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया। तो एक्सरेज को एक फेमस जर्मन फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया है जिसका नाम था विल्हेम रोंटगेन, या उसको रोंटगेन भी आप पढ़ सकते हो। प्रोनाउंसिएशन आपको वहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। आई हैव गॉट हिज पिक्चर ओवर हियर, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो ये है विल्हेम रोंटगेन जिसने एक्सरेज को डिस्कवर किया है, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट्स करी होगी कि हमने कैसे एक ही क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि एक्सोबायोलॉजी हम किसको कहते हैं। देखिए बायोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं, लेकिन जो इसके साथ एक्सो है ये रेफर करता है कि अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड किसी भी लाइफ सिस्टम को अगर हम स्टडी करेंगे सच एज स्पेस और सम अदर प्लेनेट, तो उस केस में हम उसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन 4, दैट इज लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। Animals do not have enzyme systems which enable them to make use of the energy from. ऑप्शंस में है फैट, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पूछा जा रहा है कि इनमें से एनिमल्स में अच्छा खासा एंजाइम सिस्टम किसके लिए नहीं होता है। देखिए जब आप एनिमल्स में प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली ये चीज़ नोट्स करी होगी, जो फैट्स का एंजाइम सिस्टम है वो कंपेरेटिवली उतना अच्छा खासा नहीं है जितना कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज फैट। क्योंकि जब आप डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हो, अगर हम अपनी बात करेंगे, जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो या ग्लाइकोजिनोलिसिस पढ़ते हो, इसी तरह क्रेब्स साइकिल एटसेट्रा, जब आप ये सारी प्रोसेस पढ़ते हो तो वहाँ पे काफ़ी एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं इनमें, ठीक है ना। तो आपने वहाँ पे ये चीज़ नोट्स करी होगी, वो एंजाइम्स जो वहाँ पे है वो या तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड होती है या तो कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड हो। तो इसीलिए एनिमल्स में फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यही रीज़न है कि इसका आंसर फैट आएगा। ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ, देखिए जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, क्योंकि उनके पास एक साउंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है जिसके ज़रिए वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें। तो वहाँ पे जब उनका रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सिंपली उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती है जिनको हम क्लोन कह सकते हैं। तो उन डिफरेंट सेल्स की जो वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेल्स बनते हैं, वहाँ पे उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। यानी उनका जो जेनेटिक मेकअप है या हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, वो उनका काफ़ी सेम रहता है। तो ये ऐसी सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा
ऑप्शन थर्ड, दैट इज सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन डिफरेंट सेल्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम होता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर। देखिए पॉलिनेशन के बारे में हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि पॉलिनेशन होती क्या है और डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करी थी तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है तो उसको हम एंटोमोफाइली कहते हैं। पूछा जा रहा है कि ऐसे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स का कैसा फीचर होना चाहिए जो कि इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेट होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज रफ एंड स्टिकी। वो रफ और स्टिकी होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट्स की बॉडी से स्टिक होकर वो इजीली उसको कैरी कर सके एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन यही आएगा। देखिए हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के रिलेटेड जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि पॉलिनेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए पॉलिनेशन आपको पहले पता होना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनेशन हम किस चीज़ को कहते हैं। देखिए मान लो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, और ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन हम किसको कहते हैं, जब जब ये पोलन ग्रेन्स एंथर से लेकर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। होपफुली ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जो पॉलिनेशन है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरे को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं जिसको हम एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं, ठीक। फिर जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक को हम ऑटोगेमी कहते हैं, दूसरे को हम गाइटेनोगेमी कहते हैं, ठीक। तो हम पहले सेल्फ पॉलिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये अभी विद इन सेकेंड्स सारी चीज़ें ब्रीफली मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इन टर्म्स के रिलेटेड। इट मे साउंड अ लिटिल बिट टेक्निकल बट इन एक्चुअल इट इज़ वेरी सिंपल। इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के रिलेटेड। देखिए सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसका जो पहला पार्ट है सेल्फ पॉलिनेशन का जो पहला पार्ट है ऑटोगेमी, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मान लो जो एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे ये मान लो कोई प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना, और ये रेड कलर मान लो इसका कोई फ्लावर है, क्योंकि एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी ये ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, जिसको आप बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हो या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ठीक। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, जो पॉलिनेशन है, जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है, यानी वो इसी सिंगल फ्लावर के अंदर होता है, तो इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। फिर बात अगर हम गाइटेनोगेमी की करेंगे तो यहाँ पे भी एक ही सिंगल प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि मैं दो डिफरेंट प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ दो डिफरेंट फ्लावर्स की बात हो रही है जो कि एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं गाइटेनोगेमी। देखिए दोनों केसेस में प्लांट सेम है, बस फ्लावर्स में थोड़ी डिफरेंस है। तो होपफुली ये आज आपको क्लियर हुआ होगा। फिर अगर हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की, ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के केस में हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं इनके बीच जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें इसलिए एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को कहते हैं, ठीक है ना। वो पॉलिनेटिक एजेंट्स या तो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग हो सकते हैं। एबायोटिक में जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज है वो है एनिमोफाइली और हाइड्रोफाइली। यानी जब विंड की वजह से पॉलिनेशन होगी तो उसको हम एनिमोफाइली कहते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था।
और वाटर की वजह से अगर होगी तो उसको हम हाइड्रोफाइली कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ बायोटिक एजेंसीज है, आप इनको चेक करके इनकी जो टेक्निकल टर्म्स है वो आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्योंकि इन पे डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो बाकी ऑल्टरनेटिव नेम्स है यानी एलोगैमी और जीनोगैमी, उनको भी आप याद रख सकते हो। ये जो जीनोगैमी है, इसमें जो ये रूट वर्ड है जीनो, इट मीन्स स्ट्रेंज, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम जीनॉन कहते हैं, जो कि एक नोबल गैस है, ठीक। क्योंकि उसको जब डिस्कवर किया गया तो उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल स्ट्रेंज था, उस बेसिस पे उसका नाम दिया गया, क्योंकि जीनो का मतलब ही हुआ स्ट्रेंज। तो यहाँ पे कैसे हम इस लॉजिक को फिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेंज है, ठीक। तो यही रीजन है कि क्रॉस पॉलिनेशन को हम कभी जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। तो होपफुली इतने कम समय में आपका काफी बड़ा टॉपिक रिवाइज हुआ होगा, क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने बैठेंगे तो हमारा सेशन सिर्फ एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी पूछा जा रहा है कि हम फूड ग्रेन्स में एज ए प्रिजर्वेटिव इनमें से किसको यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, जो कि बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट है, जिसकी जो जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, ठीक है ना। देखिए, जब आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ते हो जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, वहाँ पे आप डिफरेंट ड्रग्स के बारे में, डिफरेंट स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में और डिफरेंट फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आपने जब फूड प्रिजर्वेटिव वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो सोडियम बेंजोएट आपने डेफिनेटली देखा होगा, ठीक है ना। तो फिर ऑप्शन सेकंड में है विनेगर। विनेगर में ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इस एसिटिक एसिड का जो वॉल्यूम है, अगर हम बाय वॉल्यूम देखेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है विनेगर में, तो वो लगभग होती है 5 to 8%। तो ये रेंज भी आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर ऑप्शन थर्ड में है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एक होमवर्क देना चाहूँगा मैं आपको। आपको टेबल शुगर का केमिकल नेम बताना है और उसके साथ साथ उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है, ठीक। यू मे राइट इट्स आंसर डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, ये क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस इज, यानी एस्बेस्टोस की वजह से जो डिजीज होता है उसका सिंपली नाम बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एम्फीजीमा। एम्फीजीमा में होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि एस्बेस्टोस के बारे में आपने सुना होगा, ये हम एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। एस्बेस्टोस फाइबर या एस्बेस्टोस डस्ट को जब हम इनहेल करते हैं तो इसकी वजह से हमारी लंग्स जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसको हम एम्फीजीमा कहते हैं। एम्फीजीमा में होता क्या है एक्चुअली, इसमें जो लंग्स के वो बैलून शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं उस कंडीशन, तो उस कंडीशन को हम एम्फीजीमा कहते हैं, ठीक। या वहाँ पे कभी इसका तो इसकी वजह से एक और कंडीशन होती है जिसको हम एस्बेस्टोसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर यही होगा। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जो जो लंग्स के अंदर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, तो इस कंडीशन में यही डैमेज होते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है ना। तो इसी को अगर हम जूम इन करके देखेंगे तो ये है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक्चुअली गैसेस का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। तो इस कंडीशन को हम एम्फीजीमा कहते हैं। इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा कून्स, ठीक है। देखिए, जब आपने जो आई की एनाटमी है या इसकी जो फिजियोलॉजी है वो आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली दो सेल्स के बारे में सुना ही होगा जिसको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली इनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है।
यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखा सकता हूँ। देखिए, आई के बैक साइड में आपने ये लेयर देखी होगी जिसको हम रेटिना कहते हैं, जिस पे एक्चुअल में इमेज बनती है, क्योंकि आपने आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे, आई का स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसी लेयर में डिफरेंट सेल्स होती है जिनको हम कलेक्टिवली फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोन्स एंड रॉड्स कैसे एम्बेडेड रहती है इस रेटिना की लेयर में। यहाँ पे जो ये लेयर है जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो इसी में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, यानी रॉड्स और कोन्स जो है वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद एक और लेयर आती है जिसको हम कोरॉइड कहते हैं, या इसको हम कभी कोरॉइड कोट भी कहते हैं। ये एक ब्लड रिच रीजन होता है जो कि रेटिना की जो आउटर लेयर्स होती है, ये इनको नर्समेंट प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तो फाइनली जो ये आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पे, तो इसको हम सेक्लेरा कहते हैं, इसको आप वाइट ऑफ आई भी कहते हो। फाइन, तो ये आई को प्रोवाइड करता है एक्चुअली प्रोटेक्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है और आई की शेप को मेंटेन करता है। तो इन सभी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। वी विल सर्कल बैक टू दिस पिक्चर लेटर, लेकिन उससे पहले मैं आपको रॉड्स एंड कून्स का जो फंक्शन है वो आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, रॉड्स एंड कून्स के फंक्शंस आपको थोड़े पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन पे ही फ्रेम हो सकता है। रॉड्स जो है ये सेंसिटिव होती है डिम लाइट को, ठीक है ना, यानी ज़्यादा एक्टिव रहती है जब लाइट डिम होती है, जिसको हम कभी स्कोटॉपिक विजन भी कहते हैं, यानी विजन एट लो लाइट लेवल। इसी तरह कून्स जो है ये ब्राइट लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, जिसको हम फोटोपिक विजन कहते हैं। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे आप कून्स में देख सकते हो कलर विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही होती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। और उसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम विजुअल एक्यूटी कहते हैं। एक्यूटी वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इट सिंपली रेफर्स टू द शार्पनेस ऑफ विजन। अगर हम इस चीज़ को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चीज़ों की जो फाइन डिटेल्स हैं उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी चीज़ों की शेप्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनके जो एजेस हैं उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम एक्चुअली विजुअल एक्विटी कहते हैं, यानी विजुअल शार्पनेस जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही कून्स होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इनके जितने भी ये पार्ट्स हैं, इन सभी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप इस गैप को देख सकते हो, यहाँ से एक्चुअली एक नर्व एंटर होती है आई में, जिसको आप ऑप्टिक नर्व कहते हो। तो यहाँ पे इस रीजन में, इस गैप में जो फोटो रिसेप्टर्स है, यानी रॉड्स एंड कोन्स जो है वो बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन लाइट स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो यही रीजन है कि इस रीजन को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसके रिलेटेड आपने डिफरेंट क्लासेस में पढ़ा होगा। एक आपने 8th में पढ़ा होगा, इसी तरह आपने 11th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हुई होंगी, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन थर्ड, ये वैसे सबको पता होगा। ऑप्शन सेकंड में है पीकॉक, जिसको हम नेशनल बर्ड मानते हैं। इसका जो जोलॉजिकल नेम है वो है पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। ये पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा नेशनल बर्ड है, वरना सारे एनिमल्स का हम साइंटिफिक नेम याद नहीं रख सकते, काफ़ी अजीब नाम होते हैं। इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, ऑप्शन वन, egg is fertilized in the uterus. Option second, embryo completes its development in a test tube. Option third, embryo is placed in uterus after 2 months. Egg is fertilized outside mother's body. ठीक है, तो देखिए जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वहाँ पे आपने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन किस चीज़ को हम कहते हैं ये पहले पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जब मेल और फीमेल गैमिट जो है, जब उनका आपस में फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपकी जो दो टर्म्स है वो क्लियर होनी चाहिए।
एक को हम इन विट्रो कहते हैं और दूसरा जो है उसको हम इन वीवो कहते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। देखिए इन विट्रो का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, इट रेफर्स टू इन गिलास, ठीक है, एंड इन वीवो रेफर्स टू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी तो हम उस केस में कहेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अगर हम आर्टिफिशियली जो मेल एंड फीमेल गैमेट को लिविंग सिस्टम के बाहर अगर हम उनका फ्यूजन करेंगे तो टेस्ट ट्यूब बेबीज कब बन सकते हैं, जब हम फर्टिलाइजेशन लिविंग सिस्टम के बाहर करते हैं। यानी तो अब हम इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन 4, दैट इज एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड मदर्स बॉडी। यानी इसमें जो फ्यूजन होता है वो इन विट्रो फ्यूजन होता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है इस केस में। आपने आईवीएफ के बारे में सुना होगा, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने एक मेथड का नाम भी बताया था कि हम ट्रीज की एज कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे हम कैसे ट्रीज की एज को एक्चुअली डिटरमिन कर सकते हैं। हम वहाँ पे काउंट क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो जो आप इस ट्री के क्रॉस सेक्शन में ये डिफरेंट रिंग्स आप देख सकते हो, जिनको हम ट्री रिंग्स कहते हैं, या इनको हम कभी ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, दैट इज ग्रोथ रिंग्स। यानी हम ग्रोथ रिंग्स के थ्रू इसकी एज डिटरमिन कर सकते हैं। किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट, यानी किस पोल्यूटेंट की वजह से किडनी में प्रॉब्लम होती है, यानी किडनी डिजीज किस पोल्यूटेंट की वजह से हो सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कैडमियम। इसके बारे में लास्ट टाइम प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम इटाई इटाई डिजीज कहते हैं। फिर अगर हम बात आयरन की करेंगे, देखिए आरबीसीज में आपने सुना होगा एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल एटम जो वहाँ पे होता है वो आयरन होता है। फिर कोबाल्ट की अगर हम बात करेंगे, देखिए जब आप वाइटामिन के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने वाइटामिन B12 के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो उस केस में जो मेन एलिमेंट होता है या वो होता है कोबाल्ट। कभी पूछा जाता है कि जो B12 वाइटामिन है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर जो है वो आएगा कोबाल्ट, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए। और वाइटामिन्स पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके फंक्शन के बारे में, और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं वो भी पता होने चाहिए। और B12 जो वाइटामिन है इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। A rare and endangered animal in Silent Valley is, पहले आपको पता होना चाहिए साइलेंट वैली क्या चीज़ है। ये एक्चुअली एक नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है केरला में। ये जो पेनिनसुलर इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो ये रीजन है ये केरला का रीजन है, ठीक है ना। और इसी रीजन में यानी वेस्टर्न घाट्स के साइड जो ये पार्क है जिसको हम साइलेंट वैली पार्क कहते हैं, ये किस इंडेंजर्ड एनिमल की वजह से फेमस है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन 3, दैट इज लाइन टेल्ड मैकैक। ये इसकी वजह से फेमस है क्योंकि ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये बनाई गई थी इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी रियर स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 3 आएगा, क्योंकि डिफरेंट जो नेशनल पार्क्स है वो किसी स्पीशीज की वजह से फेमस हो सकती है। जैसा कि J&K में एक पार्क है जिस एक नेशनल पार्क है जिसको हम दाशीगाम नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है ना। तो वो किस स्पीशीज की वजह से फेमस है, वो स्पीशीज है हांगुल की वजह से। तो वो हांगुल की वजह से फेमस है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह जैसे ऑप्शन 4 है यहाँ पे राइनोसोर्स, तो वन हॉर्न राइनो की वजह से इंडिया की कौन सी नेशनल पार्क फेमस है, तो ये आप सबको वैसे पता होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है आसाम में। तो इसलिए डिफरेंट
नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो डोंट कंफ्यूज दिस साइलेंट वैली विद पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, whereas this silent valley which we are talking about is located in Kerala। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पे डाउट होता है। देखिए, आप लाइन टेल्ड मैकैक जो है, जिसको हम वांद्रू भी कहते हैं, इसकी पिक्चर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसका जो IUCN स्टेट्स है वो भी पता होना चाहिए। तो इसका जो करंट IUCN स्टेट्स है वो है इंडेंजर्ड। ठीक है ना। जो डिफरेंट स्पीशीज न्यूज़ में रहती है उनका जो IUCN स्टेट्स है वो पता होना चाहिए। जैसे रिसेंटली आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सुना होगा, तो वो काफ़ी चर्चे में था। उसका जो IUCN स्टेट्स है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसी तरह गोल्डन लंगूर भी काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली, उसका जो IUCN स्टेट्स है वो है इंडेंजर्ड। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, रिसर्पिन इज़ यूज टू, यानी रिसर्पिन जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, जब आप 12th के लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ते हो बायोलॉजी के, वो सारे चैप्टर्स इकोलॉजी के रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा के बारे में इन डिटेल पढ़ते हो। ये रेसरपिन जो है ये एक्चुअली एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हम एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, ये आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं चाहता तो मैं उस लाइन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को खुद से वहाँ पे पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें और भी सीखोगे। ठीक है, चैप्टर्स का हिंट देने का पर्पस यही होता है कि आप उन चैप्टर्स को खुद से रिवाइज कीजिए और इन पॉइंट्स को वहाँ पे आप खुद ढूंढ कर पढ़िए। ठीक है ना, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो इसका जो फंक्शन है ये एक्चुअली एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग काम करता है। ठीक है ना, यानी ये जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। तो इस चीज़ को आप खुद भी उस चैप्टर में पढ़िएगा। तो अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप थ्योरी पार्ट इसका खुद से कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने बैठूँ, एक क्वेश्चन में पूरा सेशन चला जाएगा, फिर भी उस क्वेश्चन को हम थॉरोली कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं ब्रीफली जो जो चीज़ें मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो होपफुली आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। तो इसके बाद हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज का जो सेशन है वो यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।